तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ कोल, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे एनालिसिस ऑफ कोल दो तरह से किया जाता है। तो दो तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, एक जो होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग जो अल्टीमेट एनालिसिस पढ़ रहे थे उसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि क्या परसेंटेज है उसका उस कोल सैंपल में। तो क्या करते हैं, जब भी हम कार्बन को या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उस ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कराते हैं, किसमें, KOH में। उस KOH को क्या करते हैं, उस KOH को जो ट्यूब है, KOH वाला जो ट्यूब यूटिलाइज करते हैं उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं उसका वेट, और जो डिफरेंस होता है उस वेट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, वाटर में कन्वर्ट होगा, उस वाटर को कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब कराएंगे, वहां से जो डिफरेंस होगा एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां से हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस एनालिसिस से हमको फायदा क्या होता है, अगर कार्बन परसेंटेज अगर ज्यादा है तो क्या करते हैं, गुड क्वालिटी फ्यूल है, जितना ज्यादा कार्बन परसेंटेज है उतना अच्छा कैटेगरी का, उतना अच्छा क्वालिटी का हमारा फ्यूल है वो। तो हायर कार्बन का परसेंटेज होना चाहिए, हायर कार्बन कंटेंट होना चाहिए किसी भी कोल में, तो उतना अच्छा क्वालिटी का वो कोल है, यानी उतना ज्यादा हमारा कैलोरीफिक वैल्यू वहां से मिलेगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज भी अगर हाई होता है तो भी हमारे लिए सही है। ये वोलेटाइल नेचर लेके आता है, यानी कम टेम्परेचर पे ही इसमें बर्निंग हो जाएगा, लेकिन ये भी हमारे लिए जरूरी होता है ताकि प्री हीट टेम्परेचर जो है ये खुद ब खुद जनरेट हो जाए, यानी ज्यादा टाइम तक हमको हीट ना करना पड़े। तो जिस कोल में हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर ज्यादा है उसको प्री हीटिंग में हमको आसानी होती है, यानी उसमें फायर जो होता है वो जल्दी पकड़ लेता है। तो ये भी हमको क्या करता है, हमको बर्निंग में यानी कैलोरीफिक वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का परसेंटेज भी अगर ज्यादा है तो भी हमारे लिए अच्छी बात है। तो इन दोनों का परसेंटेज क्या होना चाहिए, एक गुड क्वालिटी ऑफ कोल में हाई होना चाहिए। तीसरा चीज इसके बाद था हमारा नाइट्रोजन, और उसके बाद एक और था सल्फर, फिर ऑक्सीजन, और चौथा एस। तो एस का जो एनालिसिस होता है ये हम उसी मेथड से करते हैं जिससे, जैसा कि हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में कर रहे थे। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के मेथड से ही हम इसका क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मेथड से ही। बचा उसके बाद नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग देखेंगे वो नाइट्रोजन का देखेंगे। तो नाइट्रोजन का थोड़ा चेक करेंगे, उसमें जो है थोड़ा रिएक्शन है, एक ही प्रोसेस 2-3 बार करना पड़ता है उसको, लेकिन इस मेथड से जिस मेथड से हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं जेल्डॉल मेथड। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेप हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है जो है वो हम लोग अभी नेक्स्ट बाय डायग्रामेटिकली एंड बाय थ्योरेटिकली दोनों देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते ही हैं। सर कार्बन और हाइड्रोजन जो अभी हम निकाले परसेंटेज उसका, तो उसको कौन सा मेथड बोलेंगे? इसको कोई स्पेशल नाम हम लोग ने नहीं दिया है। ओके सर। इसको बस अल्टीमेट एनालिसिस में ही हम लोग रखते हैं कि अल्टीमेट एनालिसिस, लेकिन ये जो नाइट्रोजन का हम लोग जो करते हैं उसको जेल्डॉल मेथड बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल टाइप का ट्यूब यूज करते हैं जिसको जेल्डॉल के द्वारा डेवलप किया गया था, और उसको बोलते हैं हम लोग जेल्डॉल ट्यूब।
यस सर। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन, अल्टीमेट और जो बताएं अभी आप, अल्टीमेट वो क्या हाँ, होता है, अल्टीमेट प्रोसेस? अल्टीमेट होता है, यहाँ पे हम एलिमेंट्री एनालिसिस करते हैं, यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट वहां, यहाँ पे हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री एनालिसिस, यानी ये बिना लेबोरेटरी का पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग उसके केमिकल कंपोजिशन को चेक करते हैं कि उस कोल में कौन सा एलिमेंट किस कंपोजिशन में कितने क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है। और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में जनरली हम इसलिए करते हैं कि हमको कितने फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा पार्टिकुलर उतना कैलोरीफिक वैल्यू गेन करने के लिए या निकालने के लिए। तो ये जैसे जैसा प्रोक्सीमेट नाम है, यानी ये अप्रॉक्स होता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता। अल्टीमेट मतलब एग्जैक्टनेस, हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके सर। समझे? यस। नाम से ही पता चल रहा है, प्रोक्सीमेट यानी अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेट यानी हम यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट उसमें जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है उस कोल का, कौन कौन सा एलिमेंट उसमें पाया जा रहा है और कितने कंपोजिशन में बाय परसेंटेज, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक। थैंक यू। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकियों का कोई क्वेश्चन है अभी? अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप चले, ये देखिए, ये 3 डिफरेंट मेथड है अमोनिया के। उसमें फर्स्ट मेथड, ये वाला, ठीक है। सेकेंड मेथड ये, और थर्ड मेथड हमारा ये है। तीनों का नाम देख लेते हैं। एक का नाम है आपका डाइजेशन, दूसरे का नाम है डिस्टिलेशन, और तीसरा जो है हमारा थर्ड वन, उसका नाम नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। ठीक है। यहाँ पे अब हर स्टेज, इसको डाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसको डिस्टिलेशन क्यों बोलते हैं, इसको टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं? टाइट्रेशन मतलब पता है? नो सर। नो सर। चलिए, मोटा मोटी तौर पे ये जान लीजिए कि टाइट्रेशन मतलब होता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी, यानी कितना बाई वॉल्यूम या कितना बाई क्वांटिटी एक सैंपल प्रेजेंट है, उसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर नोन क्वांटिटी या अदर सैंपल। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन, फिर उसके बाद डिस्टिलेशन, और फिर टाइट्रेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, जो कोल, उस कोल को लेते हैं। ठीक। इस कोल को हमने क्या किया, एज ए सैंपल लिया, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से रिएक्ट कराते, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड CuSO4, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि वहां पे K2SO4 भी रहता है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है कैटलिस्ट का। ठीक है। यहाँ SO4 आयंस आएगा, वो होगा, तो जिसके कारण H जो है इससे निकल के, और वो क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाता है आपका नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इस चीज को, ये जो हमारा सैंपल के साथ जो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है, उसको लेकर यहाँ हीट कराएंगे इस जगह पे। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग जेल-डॉल फ्लास्क। ये जो फ्लास्क दिख रहा है आपको, इस फ्लास्क को हम लोग बोलते हैं जेल-डॉल फ्लास्क।
यानी जेल डॉल फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट कराते हैं। हीट कराने के बाद जितना भी नाइट्रोजन है वो क्या बन जाता है, अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाता है। वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, अमोनियम सल्फेट। उस अमोनियम सल्फेट को जो है हम यहां से फिर इस वाले पॉट में डालते हैं। डाइजेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे सेटअप में हम लोग ले गए। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ डाइजेशन हुआ, यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, ये बेस के साथ वो किया तो ये बेसिक नेचर का होगा, तो हम इस एसिडिक नेचर, एसिड के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया तो ये एसिडिक नेचर का होगा। इसको हम लोग NaOH बेस के साथ क्या करेंगे, डाइजेस्ट करवाएंगे, यानी न्यूट्रलाइज कराएंगे। तो न्यूट्रलाइज जब होगा तो यहां से फिर से अमोनिया बनेगा NH3। ठीक है, ये जो NH3 बना अमोनिया, वो अमोनिया यहां से होते हुए इस फ्लास्क से होते हुए यहां आ जाएगा। अब इसको यहां पे हमने क्या किया है, नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिए हैं, किसका, H2SO4 का। इसका वॉल्यूम भी हमको पता है और इसका कंसंट्रेशन भी हमको पता है। नॉन वॉल्यूम स्टैंडर्ड एसिड H2SO4 लिए हैं, इसका वॉल्यूम पता है, इसका कंसंट्रेशन हमको पता है। तो ये यहां पे आके फिर से जो यहां पे कंपाउंड बनाया था इस जगह पे डाइजेशन में, वही कंपाउंड यहां भी बनेगा। बस अंतर क्या होगा, यहां पे हमारा H2SO4 का कंसंट्रेशन नोन नहीं था, ठीक है, लेकिन यहां पे H2SO4 का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों हमको पता होगा। तो तीनों स्टेप में क्या क्या हो रहा है ये पता चला। यस सर। ठीक है, और किसी को बस एक ही आवाज आ रहा है, बाकी लोग। यस सर। सर ये जो कोल जो ले रहे हैं सर, वो सॉलिड उसका तो चूर्ण लेंगे ना, किसी लिक्विड में उसको मिक्स कर रहे हैं ना पहले, तब जाके वो हीट करने के उसका बाद वो हम लोग रिएक्शन कर रहा है। डस्ट लेंगे। कोई भी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, तो उसको हम लोग डस्ट के फॉर्म में जनरली यूटिलाइज करते हैं। जितना भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम लोग कोल डस्ट का ही यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। वहां पे जो भी हम लेंगे सॉलिड को वेट कर लेते हैं, उस वेट को क्या करते हैं, उसके बाद डस्ट में वो कर लेते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं। उस डस्ट को हम लोग फिर आगे प्रोसेस में लेंगे, ठीक। यस सर। अच्छा ये जो और कोई सॉल्यूशंस, यस सर, इसको जो बोलिए। मिक्स किए हैं, वो जो डस्ट जो आप इसमें इनपुट कराएं वो बीकर में, तो केज, जेलडॉल फ्लास्क में। हाँ केज, हाँ हम्म, केजोल फ्लास्क में, तो उसमें से हम्म। पहले से उसमें लिक्विड था ना, वो पहले K2SO4। यस सर। आप पहले सैंपल डालिए, लिक्विड डालिए, CuSO4 भी डालिए और फिर आप उसको हीट करा दीजिए। यस सर, उसके बाद वो ट्रांसफर, वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम में, हाँ हाँ, वहां से वो NH3 में। कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सल्फेट में, NH4 यस सर। टू NH, H2SO4 में यस सर। ये उसके कन्वर्ट बाद होगा, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। NH4, ठीक है, और ये SO2SO4, NH4 2SO4 में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें कौन सा लिक्विड नेक्स्ट, डालते हैं, बेसिक डालते हैं ना, अब बेस। इसमें हम डालेंगे NH4, यस सर। Na नहीं, NH4 NaOH डालेंगे, अच्छा। यस ठीक है। NaOH से क्या यस। हो जाएगा, फिर ये लिबरेट हो जाएगा क्या, NH3,
NH3 वो NH3 को हम लोग जो ये सेटअप है हमारा ये पाइप के थ्रू ये कहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे टाइट्रेट कराने के लिए यहाँ। यस सर। और ठीक है। इससे हमें और यहाँ पे जो H2S2 हाँ अब यहाँ पे केवल अमोनिया आया, यहाँ पे अभी बाकी बहुत सारे जो है पहले हमको उसको कोल सैंपल से उस अमोनिया को अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस अमोनिया को हम लोग अलग करने के लिए पहले उसको अमोनियम सल्फेट में चेंज करते हैं, वहां से फिर क्या करते हैं उसको न्यूट्रलाइज कराते हैं। न्यूट्रलाइज कराएंगे तो Na से ये वीक बेस होता है तो ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अमोनिया कन्वर्ट होगा तो वो यहाँ से हमको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और इस H2SO4 को हम बैक टाइट्रेशन करेंगे ताकि कितना H2SO4 यूटिलाइज हुआ है, जितना हम H2SO4 लिए हैं उसमें से कितना H2SO4 यूटिलाइज्ड हुआ है। तो वहां पे जब हम ये पता चल जाएगा कि कितना H2SO4 यूटिलाइज हुआ है तो हम वहां पे अमोनिया नाइट्रोजन का परसेंटेज वहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके सर। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे वही चीज जो हम आपको बताए हैं वो सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन कोल सैंपल कैन बी एस्टिमेटेड बाय जेल्डॉल मेथड। जेल्डॉल मेथड के द्वारा क्या होता है इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो उसमें नाइट्रोजन होता है कोल सैंपल में वो क्या करेगा H2SO4 से रिएक्ट करेगा। H2SO4 से रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना दिया NH4 ठीक है। अब इस कंटेंट को ये जो हमारा बना ठीक है उसको हमने ट्रांसफर किया कहा राउंड बोटल राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लोग उसको ट्रांसफर किया और उसको रिएक्ट कराया न्यूट्रलाइज करा दिया किससे आपको उसको रिएक्ट कराया किसके साथ NaOH के साथ। तो NaOH क्या करेगा इसको हटा देगा NH3 को और ये फिर से बन जाएगा आपका क्या जो है NH3 वहां से मिल जाएगा आपको। उसको हम लोग क्या करेंगे द अमोनियम गैस जो मिलेगा हमको लिबरेट जो वहां से होगा उसको नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन में हम उसको एब्जॉर्ब करा देंगे और उससे जो है फिर हम क्या करेंगे कि बैक टाइट्रेशन के मेथड से उस एसिड का जो एसिड जो यूटिलाइज NH3 को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए जो एसिड खर्च हुआ है उसका हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो जितना एसिड कंज्यूम हुआ है जितना वॉल्यूम एसिड का कंज्यूम हुआ है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है इस मेथड के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड इनटू नॉर्मलिटी इनटू 1.4 बाय वेट ऑफ द कोल टेकन इनटू 100। सर नॉर्मलिटी सर क्या है? नॉर्मलिटी जो होता है आपको मोल कॉन्सेप्ट में पता थे, किसी को याद है? बाकी लोग भी हैं या नहीं? नॉर्मलिटी हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे थे? N is equal to ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट
into equivalent weight। ये होता है नॉर्मेलिटी एन। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज अ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये यूज कहाँ होता है? ये यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, उसमें कितने सॉल्यूट पार्टिकल हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्वेंट में, वो चीज हमको ये दिखाता है। तो वही हम नॉर्मलिटी उसका जो करें यूटिलाइज करते हैं उससे, और इसका जितना सॉल्यूट जो जितना सॉल्वेंट ये कंज्यूम हुआ है, जितना एसिड कंज्यूम हुआ है, उतने ही NH3 वहां पे होगा। ठीक है, उसको इस मेथड के इस मेथड से हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको जो नोट्स मिलेगा इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये हम लोग उसमें पढ़े भी थे जब जो पढ़े थे, क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट। विशाल, रुद्र, ओम प्रकाश, नीतीश, मार्टिना, जॉन, धनीराम, विमल, आदित्य। चलिए, नेक्स्ट जो था हमारा था सल्फर का। तो सल्फर को आप लोग को पहला वाला याद है, कार्बन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते थे, कार्बन को एस्टिमेट कैसे करते थे कि कार्बन कितना है, कोई भी बताइए। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट कैसे करते थे? ये धनीराम है ना, धनीराम? यस सर। पढ़ने में ज्यादा मन लगा रहे हो या फिर आजकल पढ़ ही नहीं रहे हो? नहीं पढ़ रहे हैं सर आज। तो इससे नफा या नुकसान किसका होगा बताइए? समय कभी भी किसी के लिए इंतजार नहीं किया कि आप कब शुरू करेंगे या कब रुकेंगे, क्योंकि जब आदमी पढ़ता है ना तो उसके पास से क्वेश्चन आता है, जब आदमी पढ़ता नहीं है तो उसको उससे पास से क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? मन नहीं लग रहा है सर पढ़ाई में। मन नहीं लग रहा है? मन के लिए इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है मन लगाने के लिए? मतलब सर बोलने का मतलब है कि घर में पढ़ाई नहीं हो पा रहा। अच्छा, देखिए, आप हर दिन क्या इंप्रूवमेंट किए हैं अपने आप में, ये एनालाइज कीजिए, समझे? हर अगला दिन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। इम्प्रूवमेंट इन एनी फील्ड, जरूरी नहीं कि एक ही चीज का, एक ही फील्ड को हम आइडेंटिफाई करके इसी में किए तो किए। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आपके स्किल में, आपके नॉलेज में, आपके एक्शन में। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा ना,
वही चीज आपको पढ़ना है, वही चीज आपका जरूरी है, समझ लीजिए। आज तक देखे हो कि किसी को मेडिसिन अच्छा लगता हो खाने में? नो सर। तो जो चीज जरूरी होता है ना हेल्थ के लिए, या ऐसा खाना जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो आदमी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपके कैरियर के लिए अच्छा चीज है। तो ये मन को कभी कभी जरूरी नहीं है कि अच्छा लगे, तो उसको थोड़ा मन पे कंट्रोल करो और पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। जॉन, यस सर। हैव यू एनी आइडिया अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन? नो सर। मार्टिना, Yes, sir. सेम क्वेश्चन। No, sir. ये अच्छा है, यस सर, नो सर। कोई है ऐसा जो नो सर बोले फिर बोले यस सर, या हम सबका मान ले कि किसी को पता नहीं है? सूचना है आपके पास कि कैसे कार्बन को हम लोग एस्टिमेट करेंगे, कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे किसी कोल उसमें सैंपल से? बता दीजिए, नहीं पता है। देखिए, चलिए एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, कोशिश कीजिए। एक हम लोग क्या लेते हैं इसके लिए, किस तरह का सेटअप हम लोग करते हैं। ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर लेते हैं, इसको आगे कनेक्ट कर देते हैं किस तरह के फ्लास्क से। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग कोल सैंपल को रखेंगे। इस जगह हम लोग कोल सैंपल को रखेंगे, ठीक है। और यहां से हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई देंगे। तो यहां पे क्या होगा, बर्निंग होगा। बर्न करेगा कोल, बर्न करेगा तो जो इसमें कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए। कार्बन जो है टू वो में सर, कार्बन CO2 डाइऑक्साइड। में। हाँ, तो यहां से CO2 जब आएगा तो मान लीजिए जो भी यहां से गैसियस फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ कुछ तो यहीं पे बच जाएगा। तो ऐसा कोई हम कंपाउंड इधर लें जो क्या करे, इस CO2 को ट्रैप कर ले, यानी CO2 से रिएक्ट कर ले, CO2 को पकड़ ले। तो यहां से जब CO2, इधर से तो ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से CO2 जाएगा नहीं, तो क्या होगा, ये इधर की तरफ निकलेगा। इधर की तरफ जब निकलेगा तो इधर हमने क्या लगा रखा है, इधर एक कंपाउंड हमने यूटिलाइज किया यहां पे, इस जगह पे। ये देखिए, यहां पे हमने एक
ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, ये वाला फ्लास्क जो है, इसका हमने वेट कर लिया है कि कितना इसका वेट है, ये वाला जो इसमें कितना हमने डाला। अब क्या किया, यहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जब इससे पास होना चाहेगा, इधर की तरफ निकलना चाहेगा, तो ये यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी इसमें कैप्चर होगा, कुछ भी चीज अगर हम इसमें डालेंगे, तो अल्टीमेट है कि इसका जो साइज है वो कुछ ना कुछ इसका वेट बढ़ जाएगा। ये पूरे सेटअप का जो पहले वेट था वो मान लेते हैं W है, और जब हम इसको दोबारा वेट किए तो वो हो गया W1, तो इससे हम लोग माइनस कर लेंगे W1 माइनस W, तो जितना डिफरेंस आएगा वही तो उस CO2 का वेट होगा। यस सर। ठीक है, तो यहां से हमको क्या हो गया, CO2 का वेट मिल गया। तो CO2 का वेट मिल गया हमको कि CO2 उसमें कितना बना। तो जितना देखिए यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का अगर ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12 m, तो 12 है तो इसका कितना बन रहा है, इसका 44। तो 12th पार्ट अगर वेट है इसका, तो 44 पार्ट है इसका। तो अगर 44 पार्ट वेट अगर डिवाइड कर देंगे तो इसमें कंपेरेटिव वेट हमको मिलेगा, नहीं 12/44, तो इससे हमको कंपेरेटिव वेट मिलेगा किसका, कार्बन का। ठीक है, तो इसके कंपेयर में यानी CO2 के कंपेयर में कितना वेट है कार्बन का 12, तो 12/44 कर दिया, इनटू इंक्रीज इन द वेट जो कि CO2 का वेट है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन कितना है इस कोल सैंपल में वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज वेट जो हो गया CO2 का, CO2 के कारण जितना वेट था वो वेट हम इंक्रीज हुआ, वो वेट हमको यहां से इस जो है इसमें इसको इसका डिफरेंस निकालने से पता चल गया। अब वो क्या किया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये जो कार्बन का वेट था उस सैंपल में वो हमको पता चल गया। उसके बाद कोल सैंपल का वेट से डिवाइड कर दें, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज ऑफ कोल निकल जाएगा। समझे? यस सर। क्या किए, पहले क्या किए, उस कार्बन जो कोल था उसको बर्न कराएं ऑक्सीजन से के साथ, तो CO2 में बदल गया। CO2 को फिर कैप्चर करा दिए KOH में, तो KOH का वैल्यू KOH जो हमने ट्यूब लिया था, KOH जिस ट्यूब में उस ट्यूब का वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो वहां से हम डिफरेंस निकालेंगे, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड का वेट जो है वहां से जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ उसका वेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बाई वेट अगर ले रहे हैं तो 12 यूनिट है अगर कार्बन का वेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना आ रहा है 44 यूनिट। तो इसका जब हम वो करेंगे, हमको निकालना क्या है कार्बन का वेट, तो 44 यूनिट अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12 यूनिट कार्बन है। तो इन जितने वेट में इंक्रीज इन वेट, इतना ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर होता है, 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वहां पे क्या होगा 12 ग्राम कार्बन होगा। सॉरी, तो 1 ग्राम अगर 1 ग्राम अगर CO2 होगा तो कार्बन कितना होगा 12/44, तो जितना हमारा वेट आया CO2 का उतने ग्राम में हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए x ग्राम CO2 का वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण 12 इंटू 44, 12/44 इंटू x, तो ये हमारा क्या चीज का CO कार्बन का वेट आ गया। ठीक है, अब यहां जब कार्बन का वेट आ गया तो हम क्या करेंगे अब इसके साथ,
कार्बन का वेट हमको पता चल गया, कोल सैंपल का वेट हमने लिया है, कोल का इनटू 100, यहां से हमारा कार्बन का परसेंटेज आ गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। समझे ये सारा चीज? धनीराम यस सर। समझे ये? सर एक न्यूमेरिकल देके समझाइए ना तो और अच्छा समझना। न्यूमेरिकल लेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल नोट करना पड़ेगा उसके लिए। जॉन मेथड समझ में आया कि नहीं? क्या कर रहे हैं हम, बस क्या क्यों निकालें, यही फॉर्मूला क्यों आया? यहाँ देखिए 12 यूनिट अगर कार्बन है तो 44 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड, तो यूनिटरी मेथड तो जानते हैं हम लोग मैथ का। 44 ग्राम अगर CO2 है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन हो रहा है, तो 1 ग्राम अगर CO2 होगा तो कितना ग्राम कार्बन होगा? 12/44, और इंटू जो भी हमारा वैल्यू आया है कार्बन डाइऑक्साइड का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो ये तीनों चीज निकालना पड़ता है वहां पे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड एस। तो इसलिए ये तीनों चीज जब तक समझ ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल पकड़ सकते हैं वहां। समझे? यस सर, राइट सर। जॉन जॉन पॉल है लेफ्ट। चलिए, तो उसी की तरह हम क्या करते हैं, सल्फर का भी एस्टिमेशन करते हैं। सल्फर का भी कैलकुलेशन यही सेम टू सेम मेथड है। क्या करते हैं यहाँ पे, बस देखिए यहाँ पे जो हम कंपाउंड लेते हैं उसके लिए वो लेते हैं बेरियम क्लोराइड, BaCl। यहाँ पे जो सल्फर है उसको पहले चेंज करते हैं सल्फाइड में, SO4 माइनस माइनस। इसको जो है हम ट्रैप कराते हैं बेरियम क्लोराइड में, और बेरियम क्लोराइड का जो वेट इंक्रीज होता है उस वेट, इसको फिर क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा BaSO4 के फॉर्म। इसको क्या कर, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वहां से इसको निकाल लेंगे, इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका वेट कर लेते हैं। वेट कर लिया, ठीक है। वेट करने के बाद हम इसका कैलकुलेट करेंगे वैसे ही जे कि कितना इसमें इंक्रीज, कितना इसमें सल्फेट होगा। तो चलिए, इसको टाइम कंप्लीट हो रहा है लगभग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और वहां पे कुछ न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करेंगे जिससे हमको एग्जैक्ट ये क्लियर हो जाए कि अल्टीमेट एनालिसिस क्या है। इसी अल्टीमेट एनालिसिस के आगे जो है के साथ में आपको जो कैलोरीफिक वैल्यू पहले निकाले थे उसका भी 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे, तो उसके साथ फ्यूल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लुब्रिकेंट में चलेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ओके ठीक सर, है। थैंक यू सर।